हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, इसमें टोटल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 30, जो कि यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, हरियाणा, छत्तीसगढ़ मतलब हिंदी भाषी जितने भी क्षेत्र है जहाँ पर टेट का एग्जाम होता है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम ये पूरा सेम ही रहता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। कोई भी टेट आप दो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करिए कि इस 30 क्वेश्चन में से 25 प्लस क्वेश्चन आपके सही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कोशिश करिए, और नहीं आ रहे तो थोड़ा अभी पढ़िए, अभी समय है आपके पास। और एक चीज़ और कि जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते तो पहले खुद से सॉल्व करिए और फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर और पूरा डिटेल को आप थोड़ा सुनिए ध्यान से। ठीक है, एक या दो बार सुनिए तो कम से कम 30 क्वेश्चन पर डे तैयार जरूर होने चाहिए। एक चीज़ और, ये डेली सुबह 7 बजे लेक्चर अपलोड होता है, तो आप डेली अगर कोशिश करें तो उसी टाइमिंग पे देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि एक टाइमिंग और कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहेगी, कभी लेक्चर छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आइए यार लेक्चर स्टार्ट करते, कोशिश करने के अंत तक देखें, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन कुछ नए भी मिलेंगे। तो यार आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा है जो कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो पहला हो जाएगा अध्ययन एवं अध्यापन का मापन, सेकेंड ऑप्शन है तुलनात्मक अध्ययन, थर्ड हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन, और फोर्थ है छात्रों एवं शिक्षकों का ज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर के मूल्यांकन का उद्देश्य है तो अध्ययन एवं अध्यापन का मापन। हम ये बोल सकते हैं यार कि अध्ययन एवं अध्यापन का मापन मूल्यांकन का उद्देश्य माना जाता है। इसके अंतर्गत अध्ययन एवं अध्यापन के मूल बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, या अध्ययन किया जाता है। दोनों श्रेणियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उसकी जानकारी मूल्यांकन से ज्ञात होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक में सम्मिलित है। ठीक है, जो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं उसमें से कौन से कारक सम्मिलित है। तो जैसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है स्त्रियों का निम्न स्तर, सेकेंड है माता पिता की निरक्षरता, और थर्ड ऑप्शन है परिवार की निर्धनता, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि स्त्रियों का निम्न स्तर, माता पिता की निरक्षरता एवं परिवार की निर्धनता, ये सभी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, मतलब ये जो चार है इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें भाषा विकास का सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वाक्य विन्यास सिद्धांत, सेकंड हो जाएगा अभिलक्षण सिद्धांत, थर्ड हो जाएगा बेंडूरा का सिद्धांत, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि बेंडूरा का सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास समाज में आपसी समन्वय से होता है। भाषा जनसंपर्क का माध्यम होता है। अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भाषा की भूमिका अहम होती है। ठीक है, तो कौन सा भाषा का विकास का सिद्धांत है, तो बेंडूरा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा निम्न में से कौन सा भाषा का भाग है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भाषा का भाग है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अर्थ, दूसरा भाव, थर्ड है वाक्य, और फोर्थ है वाक्य विन्यास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि वाक्य विन्यास भाषा का वह भाग माना जाता है जबकि अर्थ, भाव एवं वाक्य भाषा के भाग नहीं है। वाक्य विन्यास का तात्पर्य है भाषा को क्रमबद्ध करना ताकि भाषा का उच्चारण करते समय विकार उत्पन्न ना हो। भाषा जनसंपर्क एवं आपसी संवाद का माध्यम माना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा कि शिशु किस उम्र अवस्था में ध्वनि की पहचान करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, सेकंड 2 महीने, थर्ड ऑप्शन है 6 से 7 महीने, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 3 से 4 महीने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की जो शिशु है वो 6 से 7 महीने की अवस्था में ध्वनि की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। इस उम्र में शिशु ध्वनि की तरफ आकर्षित होने लगता है। इसमें ध्वनि के प्रति बोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। वह ध्वनि की पहचान करने की कोशिश करता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठवा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक मूल्यांकन, सेकंड है निदानात्मक मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है उपयोगी मूल्यांकन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सिद्धांतात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की निदानात्मक मूल्यांकन का एक प्रकार है।
इसके अंतर्गत समस्याओं की पहचान कर उसका निदान किया जाता है। व्यवहारिक मूल्यांकन उपयोगी मूल्यांकन एवं सिद्धांतात्मक मूल्यांकन मूल्यांकन के प्रकार नहीं है। मूल्यांकन मापदंड जांच करने का एक प्रमुख माध्यम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि निर्माण का सिद्धांत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्धि निर्माण का सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा परीक्षण सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है द्विकारक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है बुद्धि मानक सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है क्रियात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, द्विकारक सिद्धांत। तो हम ये बोल सकते हैं यार द्विकारक सिद्धांत बुद्धि निर्माण से संबंधित सिद्धांत है। द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि का निर्माण रचनात्मकता का परिणाम, रचनात्मकता के साथ साथ बुद्धि का निर्माण भी स्वतः होता जाता है। इससे व्यक्ति में अधिगम क्षमता बढ़ती है, वह किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां कि बालकों के पिछड़ने में कौन से कारक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मानसिक कारक, सेकंड है पारिवारिक वातावरण और थर्ड है वातावरण और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर यार की मानसिक, पारिवारिक एवं वातावरण ऐसे प्रमुख कारक है जिसके कारण बालकों में पिछड़ापन की स्थिति पाई जाती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के बालक एवं प्रतिकूल वातावरण में निवास करने वाले बालक सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक पिछड़े रहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि डिस्ग्राफिया निम्न में से किस प्रकार का विकार है। ठीक है, जो डिस्ग्राफिया निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकार है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पाठन विकार, सेकंड हो जाएगा लेखन विकार, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भाषा विकार और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक विकार। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, लेखन विकार। हम ये बोल सकते हैं कि डिस्ग्राफिया किसे कहा जाता है, तो लेखन विकार या जिसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है उसे लेखन विकार कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि प्रतिभाशाली बालकों की है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अभिरुचि, सेकंड है उपलब्धि, थर्ड ऑप्शन है संवेगात्मक और फोर्थ है बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उसका हो जाएगा राइट आंसर, जो संवेगात्मक है वो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो संवेगात्मक प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता होती है, संवेगात्मक प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धता 120 से अधिक होती है और ऐसे बालकों में अधिगम क्षमता भी अधिक होती है, साथ ही सीखने के प्रति इनकी जिज्ञासा भी अधिक होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां कि बच्चे के सीखने के तरीके का अध्ययन किस विद्वान ने किया था। ठीक है, मतलब बच्चे के सीखने के तरीके का अध्ययन किस विद्वान ने किया था। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर जिन पियाजे, सेकंड है थॉर्नडाइक, थर्ड हो जाएगा फ्रेंडसन और फोर्थ ऑप्शन है गेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर जिम पियाजे। ठीक है, मतलब जिम पियाजे ने बच्चे के सीखने के तरीके का अध्ययन किया था। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12वां कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अधिगम में सीखने का नियम है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में सीखने के नियम है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया नियम, सेकंड ऑप्शन है तत्परता का नियम, थर्ड ऑप्शन है क्रिया का नियम और फोर्थ ऑप्शन है अभिक्षमता नियम। ठीक है, तो 12वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, तत्परता नियम। हम ये बोल सकते हैं कि तत्परता से सीखने का नियम शिक्षण अधिगम की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। जब बालक किसी चीज को आसानी से समझ जाता है तो वह उसे तत्परता से सीखने की कोशिश करता है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत बालकों को तत्परता पूर्वक सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां कि निम्नलिखित में से कौन से अच्छे प्रश्न की विशेषता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्न की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उत्कृष्टता, सेकंड है रूपांतरण, थर्ड ऑप्शन है निर्वाचनात्मक प्रश्न और फोर्थ है अनुदेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अनुदेशन, जो कि अच्छे प्रश्न की विशेषता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो अनुदेशन का अर्थ होता है आज्ञा देना या ज्ञान देना, ज्ञान को हम सुझाव के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया का ही भाग है। अच्छे प्रश्न की विशेषता अनुदेशन है, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में अच्छे प्रश्न बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां कि
टेलर के अनुसार सृजनात्मकता का प्रकार है। ठीक है, जो टेलर के अनुसार सृजनात्मकता का प्रकार है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा चित्रपूर्ति परीक्षण, सेकंड है नवाचारित सृजनात्मकता, थर्ड है वृत्त परीक्षण और फोर्थ ऑप्शन है मूल्यांकन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर कि टेलर के अनुसार नवाचारित सृजनात्मकता का एक प्रकार है और सृजनात्मकता बौद्धिक विकास का प्रतिरूप माना जाता है। इससे व्यक्ति की विलक्षणता ज्ञात की जाती है। नवाचारित सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन सोच एवं ज्ञान से है जो किसी व्यक्ति की गुणात्मक शैली को दर्शाता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कि अभिक्षमता। ठीक है, अभिक्षमता का तात्पर्य निम्नलिखित में से है। पहला ऑप्शन हो जाएगा बालकों की अंतः शक्ति, सेकंड ऑप्शन है बालकों की अभिरुचि, थर्ड ऑप्शन है सीखने की क्षमता और फोर्थ ऑप्शन है भौतिक क्षमता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि अभिक्षमता का तात्पर्य निश्चित प्रकार से कार्य को कर सकने की क्षमता से है। इसे योग्यता माना जा सकता है। अभिक्षमता शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। यह बालकों में अंतःशक्ति का परिणाम माना जाता है और अभिक्षमता जन्मजात प्रकृति की है, ना कि कुछ प्राप्त की गई या सीखी गई चीज। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब पहले भी कोई प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1 प्रकार, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो 16वें का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर की जो तर्कणा है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला होता है निगमनात्मक तर्कणा एवं सेकंड होती है आगमनात्मक तर्कणा। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने को निगमनात्मक तर्कणा कहा जाता है, अतः विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना आगमनात्मक तर्कणा कहा जाता है। लगभग सभी समस्याओं को आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दोनों ही तरीकों से पेश किया जा सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि सीखने की जिस विधि का प्रतिपादन बेंडूरा द्वारा किया गया था। ठीक है, मतलब बेंडूरा द्वारा सीखने की कौन सी क्रिया का प्रतिपादन किया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विवेचना विधि, सेकंड है प्रेक्षण द्वारा सीखना, थर्ड ऑप्शन है पुनः निरीक्षण विधि और फोर्थ है करके सीखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि प्रेक्षण द्वारा सीखना। हम ये बोल सकते हैं कि बेंडूरा ने सीखने की प्रेक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि के अंतर्गत नमूने का अध्ययन करके उस विषय के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला जाता है। इस क्रिया में लिया गया स्वतंत्र चर अनुसंधानात्मक और नियंत्रण में नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि पुनर्बलन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। ठीक है, जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो निम्न में से किसने दिया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रिचर्ड ने, सेकंड है ए पॉल ने, थर्ड ऑप्शन है B.F. स्किनर ने और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपादित जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने दिया था। ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांश व्यवहार की व्याख्या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सहयोग से किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि परियोजना विधि का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, जो परियोजना विधि है उसका जनक किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रोबेल, सेकंड है किलपैट्रिक, थर्ड ऑप्शन है हेलेन और फोर्थ ऑप्शन है पार्क हस्ट। ठीक है, तो 19वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। किलपैट्रिक को हम ये बोल सकते हैं कि जो परियोजना विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसका विकास शिक्षण में सामाजिक प्रकृति के फलस्वरूप हुआ। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि शिक्षा एक प्रकार दी जानी चाहिए जो जीवन को सार्थक बना सके। इस विधि के प्रकार जॉन ड्यूवी के शिष्य किलपैट्रिक थे। ठीक है, मतलब ये परियोजना विधि के जनक कौन है तो किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा कि कलन विधि एक प्रकार का है। ठीक है, जो कलन विधि एक प्रकार का, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नियम का समुच्चय, सेकंड है समाधान समुच्चय, थर्ड हो जाएगा तार्किक विश्लेषण और फोर्थ है
माध्यमान अंतर। ठीक है, तो 20वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की कलन विधि का प्रकार है तो नियम का समुच्चय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की समस्या समाधान वह प्रतिमान है। ठीक है, जो समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो पहला ऑप्शन है स्किनर का, सेकंड है स्टैनले ग्रे का, थर्ड ऑप्शन है थार्नडाइक का और फोर्थ है क्रो का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर स्टैनले ग्रे। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनले ग्रे का है। इसके अनुसार तार्किक चिंतन के आधार पर ही समस्या का समाधान संभव है। तार्किक चिंतन के माध्यम से मनुष्य में सृजनशीलता का गुण विकसित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की एक अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज किस रूप में करता है? ठीक है, एक अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज किस रूप में करता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा निरीक्षण, सेकंड है सामान्यीकरण, थर्ड ऑप्शन है प्रमाणीकरण और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि एक अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज किस रूप में करता है? तो निरीक्षण के रूप में, सामान्यीकरण के रूप में और प्रमाणीकरण के रूप में, तीनों में करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि पूर्ण व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, जो पूर्ण व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कौन सा सिद्धांत है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शैक्षिक सिद्धांत, सेकंड है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत और थर्ड है अंतर्दृष्टि सिद्धांत और फोर्थ हो जाएगा अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत पूर्ण व्यक्तियों के अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने का सिद्धांत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वुडवर्थ, सेकंड ऑप्शन है ट्रेपर और थर्ड ऑप्शन है J.S. रॉस और फोर्थ ऑप्शन है P.T. यंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर वुडवर्थ। हम ये बोल सकते हैं कि वुडवर्थ का मानना था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग वस्तुतः ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उद्दीपक द्वारा अनुभव करता है। संवेगात्मक अनुभव संवेदन चेतन उत्पन्न करने में अत्यधिक प्रारंभिक स्थिति है। शिशु का संवेदन टूटा फूटा अधूरा होता है। प्रोण की संवेदना विकृतिजन्य होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की निम्नलिखित में से कौन सा संवेग से संबंधित सिद्धांत है? ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत जो कि संवेग से संबंधित सिद्धांत है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रेनन बॉर्ड सिद्धांत, सेकंड है जेम्स लेग का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है स्क्रेचर सिंगल सिद्धांत और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर की कैनन बॉर्ड का सिद्धांत, जेम्स लेग का सिद्धांत और स्क्रेचर सिंगल का सिद्धांत संवेग से संबंधित सिद्धांत है। जेम्स लेग सिद्धांत के अंतर्गत यह तर्क दिया गया है कि ज़्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलाव के कारण होते हैं। इसके अनुसार परिस्थिति बदलने से शारीरिक बदलाव भी होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की अधिगम का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन हो जाएगा पढ़ना, सेकंड है सीखना, थर्ड ऑप्शन है सर्वांगीण विकास और फोर्थ है ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि अधिगम का तात्पर्य क्या है? तो सीखना, जो कि हम बचपन से लेकर अंत तक सीखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आवश्यकता, सेकंड है अंतर्नोद और थर्ड है प्रोत्साहन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्रोत्साहन और फोर्थ हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो 27वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर ये सभी की मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम में आवश्यकता, अंतर्नोदन एवं प्रोत्साहन सभी शामिल है। अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या ऊर्जाकरण है। अभिप्रेरणा आंतरिक एवं बाह्य हो सकती है। विभिन्न सिद्धांत के अनुसार बुनियादी जरूरतों में शारीरिक दुख दर्द को कम करने और सुख को अधिकतम बनाने के मूल में अभिप्रेरणा हो सकती है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की व्यक्ति के दृष्टिकोण मूल एवं आदर्शों का निर्माण किस अवस्था में होता है। ठीक है, जो व्यक्ति के दृष्टिकोण मूल एवं आदर्शों का निर्माण किस अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर किशोर अवस्था, सेकंड है बाल्यावस्था, थर्ड हो जाएगा शैशवावस्था और फोर्थ है पूर्ण बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, बाल्यावस्था। हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति के दृष्टिकोण मूल एवं आदर्शों का निर्माण बाल्यावस्था में होता है। यह 2 से 12 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था होती है। 2 से 6 वर्ष के मध्य की आयु बाल्यावस्था और 7 से 12 वर्ष की आयु की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर सकता है। वैसे व्यक्ति के दृष्टिकोण मूल्य एवं आदर्शों का निर्माण होता है तो बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 29 की एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन हो जाएगा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, सेकंड है कक्षा में समयानुवर्ती होना, थर्ड है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना और फोर्थ है ए और बी दोनों। ठीक है, तो 29वें का डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। हम ये बोल सकते हैं कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना एवं कक्षा में समयानुवर्ती होना एक शिक्षक के मूल जिम्मेदारी मानी जाती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में अपने विद्यार्थियों को दंड नहीं दे, बल्कि उसे गलती करने पर अनुशासित रूप से समझाए और दोबारा ऐसा नहीं करने की उचित सलाह दे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि संवेग को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परिभाषित किया। ठीक है, संवेग को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परिभाषित किया। तो पहला ऑप्शन है विलियम रिचर्ड, सेकंड है J.S. रॉस और थर्ड ऑप्शन है स्टार्ड और फोर्थ है हिलगार्ड। ठीक है, तो 30वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, J.S. रॉस। हम ये बोल सकते हैं कि संवेग को अमेरिकी समाजशास्त्री एवं कार्यकर्ता J.S. रॉस ने परिभाषित किया। रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इसके अनुसार शिक्षा के आधुनिक विज्ञान में संवेग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।